हेलो टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप की एज लिमिट क्या है। तो जैसे कि हम अदर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही एग्जाम में बैठने से पहले डर जाते हैं, बट मैं चाहती हूँ मेरा हर कैंडिडेट, मेरा हर ऑडियंस का मेंबर या मेरा जो भी स्टूडेंट है वो इस एग्जामिनेशन के लिए अपीयर करे, वो जरूर जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्वालिफाई करे। और मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में जो इनिशियल गाइडेंस है, जिसका मैं लिंक आज शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें मैंने बताया कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्या है। और हमें ऐसे लगता है कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप का अगर कट ऑफ ज्यादा आया तो हम असिस्टेंट प्रोफेसर भी क्वालिफाई नहीं होंगे। तो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया, जब भी आप फॉर्म भरते हैं आप उसमें दोनों पर टिक कीजिए। तो अगर आप अब नया फॉर्म भरे तो देखिए उसमें क्या ऑप्शन है और आप क्या उसमें भर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम जूनियर रिसर्च फेलोशिप की बुलेटिन में क्या इन्फॉर्मेशन दी है वो पढ़ लेते हैं। तो मैं जाती हूँ ugcnet.nta.ac.in की वेबसाइट पर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। तो जब भी जो अटेम्प्ट का एग्जाम रहता है आप उसकी बुलेटिन एक बार जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको पता है इस बार काफी चेंजेस हुए पीएचडी रिलेटेड। तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं इंफॉर्मेशन बुलेटिन के, ये जून 2024। और जैसे कि देखते हैं हम एक पीडीएफ हमारे पास ओपन हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पर जाते हैं, पेज नंबर, बुलेटिन का पेज नंबर है हमारे पास 7। ठीक है, ये देख लीजिए पेज नंबर 7 पर मैं बात कर रही हूँ। इसमें हमारे पास 5.4 एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन दी है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि हम इसके क्या गाइडलाइंस इन्होंने बताई है। तो देखिए 5.4 एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन, फर्स्ट उन्होंने लिखा है JRF नॉट मोर देन 30 इयर्स एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ मंथ इन विच द एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड। ठीक है, तो अभी हमारा एग्जामिनेशन हो रहा है 18 जून को। तो उस मंथ के फर्स्ट डे पर आप 30 ईयर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो इन शॉर्ट आपको क्या बताया जा रहा है, आप 30 साल तक के होने चाहिए। ओके, अब यहाँ पर मेल्स फीमेल्स के लिए क्या है वो हम आगे पढ़ लेते। तो क्या होता है, हम ये फर्स्ट लाइन पढ़ के ही खत्म कर देते हैं। आगे पढ़ते हैं, रिलैक्सेशन ऑफ अप टू 5 इयर्स इज प्रोवाइडेड। रिलैक्सेशन मतलब इन सब कैटेगरीज अभी जिनके बारे में बता रहे हैं इनको रिलैक्सेशन दिए 5 इयर्स की, मतलब 30 + 5 35 years. A relaxation of up to 5 years is provided to the candidates belonging to OBC NCL as per the central list of OBC available on website। तो अगर आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो ये कहाँ से बता रहे हैं, सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी जो उन्होंने बताया कहाँ से मिलती है वेबसाइट पर। SC ST PWD थर्ड जेंडर कैटेगरीज एंड टू वुमेन एप्लीकेंट्स। तो ठीक है, अगर आप इन कोई भी कैटेगरी में आते हैं, आप ओबीसी NCL है, आप SC ST, आप PWD, आप थर्ड जेंडर है या आप वुमेन एप्लीकेंट्स है, आपको ये 5 इयर्स की रिलैक्सेशन चाहिए। इन शॉर्ट 35 इयर्स तक आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्वालिफाई कर सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपका मास्टर्स हो गए 22, 23 और 21 में, आप कोशिश कीजिए जो अटेम्प्ट में आप पहली बार बैठ रहे हैं वही अटेम्प्ट में आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप लेके आए। ये नहीं कि मुझे 35 साल तक की लिमिट है या 30 तक की, क्योंकि जब भी कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इतनी मेहनत कीजिए कि उसी में क्वालिफाई हो जाए। क्योंकि हम सबकी ह्यूमन नेचर है, कोई भी चीज को बार बार देने से हम बोर हो जाते हैं, हमारा दिल नहीं लगता, हम डिसहार्टेंड हो जाते हैं। बट अगर आप नहीं कर पा रहे तो मेहनत मत छोड़िए। मैं हर बार बोलती हूँ, नेट सेट क्वालिफाई करने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आप आज पढ़ रहे हैं, फिर आप 10 हफ्तों बाद पढ़ेंगे, बीच में ब्रेक लेके आएंगे XYZ रीजंस के लिए, तो वहीं पर हम आधे हार जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं रिलैक्सेशन विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट्स विथ रिसर्च एक्सपीरियंस। तो उनको भी रिलैक्सेशन दी जाएगी जिनके पास रिसर्च एक्सपीरियंस है, लिमिटेड टू द पीरियड स्पेंट ऑन रिसर्च इन द रेलेवेंट रिलेटेड सब्जेक्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, subject to a maximum of 5 years on production of a certificate from appropriate authority। अगर आपके पास कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है अपने सब्जेक्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड, और वो कितने टाइम सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5 इयर्स या लिखा है, तो अगर आप उसका प्रूफ दे सकते हैं, जो भी आपको मिला आपने वहीं पर कुछ रिसर्च वर्क किया या एक्सपीरियंस है, और अगर आप सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर सकते हैं तो आपको वहां पर भी रिलैक्सेशन मिल सकती है। अब ये आपको कब जानना है, जब आपने कोई रिसर्च प्रोजेक्ट, रिसर्च वर्क किया है जिसको यहाँ पर काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको कब चीजें ध्यान रखनी है, जब आप PhD एडमिशन ले रहे हैं तो आपकी यूनिवर्सिटी या आप सेंटर को ये जरूर बताइए। which should be a recognized Indian university, institute of national importance, foreign university which is duly approved, recognized, accredited in its own country, public sector undertaking, government of India, state government in India। ठीक है, ये सारी चीजें उन्होंने बताई है। अप्रोप्रिएट अथॉरिटी क्या है, अब यहाँ पर है ना, देखिए आप पढ़ रही है वर्ड्स आर इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, तो ये हमारा हायर एजुकेशन का सिलेबस है।
व्हाट इज विच आर इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। कभी कभी आपको ये कोई दूसरे यूनिट में भी पूछ सकते हैं। तो जब भी आप कुछ पढ़ते हैं ना, याद समझो मेरी सेशन के ड्यूरिंग आपको पता होना चाहिए आज हमें इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस भी पढ़ना है। कल वो पूछ सकते हैं इंडिया में कितने इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, या आपको 4 दे देगी लिस्ट और पूछेगी बताओ इनमें से कौन सा लिस्ट ऑफ कौन सा इंस्टीट्यूट ऑफ इंपॉर्टेंस है या नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। मैं आगे पढ़ रही हूँ। द रिसर्च शुड नॉट हैव बीन कैरिड आउट टुवर्ड्स कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। तो ये जो रिसर्च एक्सपीरियंस के लिए बोल रहे हैं, ये रिसर्च शुड नॉट बी कैरिड, ये ग्रेजुएशन और पीजी के लिए नहीं बात कर रहे। 3 years रिलैक्सेशन इन एज विल बी परमिसिबल टू द कैंडिडेट्स विद एलएलएम डिग्री। तो जिनके पास एलएलएम की डिग्री है उनको 3 years रिलैक्सेशन दी जाएगी जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए। A relaxation of up to 5 years is provided to the candidates who have served in the armed forces. तो अगर आप armed forces में subject to the length of service in the armed forces up to the first date of the month, ठीक है, in which the concerned exam is conducted. तो वही जैसे मैंने ऊपर की फर्स्ट लाइन में बताया था, मंथ देखना है। तो ये किन के लिए रिलैक्सेशन है, जिन्होंने आर्म फोर्सेस में काम किया है, बट उसमें भी उन्होंने बताया उनकी भी एज लिमिट है। ओके, टोटल एज रिलैक्सेशन ऑन द अबाउ ग्राउंड शैल नॉट एक्सीड 5 मतलब 5 years के अबाउ की रिलैक्सेशन किसी को भी नहीं है। ओके, तो हमें क्या समझ आया कि हम यहाँ पर अगर सपोज आप अभी एक मेल स्टूडेंट है, मेल कैंडिडेट जो देख रहा है वीडियो, वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, वो यहीं कहीं पर भी नहीं आता, SC ST PWD थर्ड जेंडर, ठीक है। तो उनके लिए एज लिमिट 30 है। कोरोना में उन्होंने एक्सटेंशन दी थी 1 साल की, क्योंकि उस साल में बहुत लोगों का एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट हुआ था, क्योंकि एनटीए उस टाइम एग्जाम कंडक्ट नहीं कर पाया था, तो उनके एक ऑप्शन में से तो फिलहाल 30 है। अगर आप मेल है या इफ फीमेल है और इन कैटेगरीज में आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको 5 years की रिलैक्सेशन है। और अगर आप वुमेन एप्लीकेंट है तो आपको 35 की एज, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर आपको इसमें भी फिर से भी डाउट है तो एनी टाइम यू कैन अप्रोच मी। अगर आपके पास मेरा फोन नंबर है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, या तो फिर आप मुझे पूछ भी सकते हैं यहाँ पर कमेंट करके, ठीक है। तो यहाँ पर हमें समझ आ गया एज लिमिट। असिस्टेंट प्रोफेसर, देयर इज नो अपर एज लिमिट इन अप्लाइंग फॉर यूजीसी नेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो अगर आप 40 एज की भी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट एज आई से, जैसे जैसे आपको पता लग जाता है यू वांट टू एंटर इनटू टीचिंग फील्ड, यू वांट टू परस्यू पीएचडी, प्लीज एंश्योर दैट द minute you clear your masters, okay, you should appear for NET-set examination and your preparation should be so thorough that you are able to qualify in the first attempt itself, ठीक है। ये मेरी सजेशन हमेशा रहेगी। बट इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आज आपने मेरी वीडियो देखी, या आज आपको किसी ने बताया आपको टीचिंग में आना है, या आज आपको लगा आपको टीचिंग में अब से शुरू करना है, तो आज भी डिले नहीं है। अगर आज आप भले 40 साल के 41 साल के, भले आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप नहीं कर पाएंगे, बट आप नेट सेट की प्रिपरेशन जरूर कर सकते हैं, ठीक है। एडमिशन टू पीएचडी, देयर इज नो अपर एज लिमिट इन अप्लाइंग फॉर यूजीसी नेट फॉर एडमिशन टू पीएचडी, ठीक है। तो ये जो हमारी न्यू कैटेगरी आ गई है, उन्होंने उसमें बताया एडमिशन टू पीएचडी अपर एज लिमिट नहीं है अगर आप यूजीसी नेट में अप्लाई कर रहे हैं एडमिशन टू पीएचडी, ठीक है। जब आप ये फॉर्म भर रहे हैं आपको उसमें ऑप्शन आ रहे हैं, तब आपको ये बात समझ आएगी। यहाँ तक क्लियर है। तो अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, अगर आप मेरे चैनल से बने हुए, अगर आपको थोड़ी सी भी मोटिवेशन लगती है कि हमें जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्यों लाना चाहिए, क्यों इस पर इतनी मेहनत करें, या क्या बेनिफिट है, तो मैंने वो ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया। मैं हमेशा मानती हूँ जूनियर रिसर्च फेलोशिप होती है जो हमें 2 साल के लिए मिलती है। उसके बाद अगर हमारी परफॉर्मेंस सही होती है, हमने पूरा क्राइटेरिया मीट किया होता है, तो 2 साल बाद हम अपग्रेड हो जाते हैं, सीनियर रिसर्च फेलो बन जाते हैं, ठीक है। तो यू क्वालिफाई एज एन जीआरएफ, बट यू कंप्लीट योर पीएचडी ऑन द बेसिस ऑफ अ कैटेगरी विच इज कॉल्ड एज सीनियर रिसर्च फेलो। तो 2 साल बाद आप सीनियर रिसर्च फेलो बन जाते हैं। अब रही बात यूजीसी का स्टाइपेंड कितना है, तो अप्रोक्सीमेटली आप देख लेंगे 50,000 तक का आता है। ये 50,000 का ब्रेकअप क्या है वो आप उनके वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। पहले उनके कम स्टाइपेंड था, अब थोड़ा वो बढ़ गया। ये स्टाइपेंड मैं यूजीसी के लिए कह रही हूँ। सीएसआईआर स्टूडेंट्स के लिए स्टाइपेंड ज्यादा होता है, क्योंकि वो साइंस वाले बैकग्राउंड से, उनके एक्सपेंडिचर, लैब एक्सपेरिमेंट सब अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसमें हमें 3 कंपोनेंट्स मिलते हैं। फेलोशिप का अमाउंट रहता है, फिर उसमें हमारे पास एचआरए का अमाउंट रहता है, और फिर कॉन्टिजेंसी अमाउंट रहता है जो क्वार्टरली मिलता है, ठीक है। तो उसको ऐड करके अप्रोक्सीमेटली आपको 50,000 तक मिल जाता है। अदर देन द मनी, क्वालिफाइंग जेआरएफ इज अ प्राउड अचीवमेंट, ठीक है। और मैं यही नहीं बोलूंगी सिर्फ हमारी अचीवमेंट है, इट ब्रिंग्स यू लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एज वेल। और अगर आप देखेंगे कि नेट का ही परसेंटेज 6% है, 6% ही क्वालिफाई कर सकते हैं जो मेरिट लिस्ट पर आते हैं। तो समझिए आप उनमें से अगर आप एक जीआरएफ कैंडिडेट, तो यू आर ब्रिंगिंग सो मच रिस्पेक्ट फॉर योरसेल्फ। आपके पेरेंट्स को आप एक अलग से खुशी दे रहे हैं। आप फुली फोकस कर सकते हैं अपनी पीएचडी पर,
और इनफैक्ट जो आपके पास अमाउंट सेव भी हो जाता अगर उसमें से, तो आप अपनी लाइफ भी उससे बना सकते हैं। बराबर है ना? ठीक है, तो हमें मोटिवेशन किसके लिए रखनी है? सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं। आप इस एज लिमिट तक आ रहे हो तो जब भी आप फॉर्म भरो, आप ये जरूर, ठीक है, याद रखिए कि हमें सिर्फ नेट सेट का टारगेट नहीं करना है। मेरा टारगेट जूनियर रिसर्च फेलोशिप है। मैं चाहती हूँ मेरे मुंबई के कैंडिडेट्स, मैं चाहती हूँ मेरा कोई भी कैंडिडेट कोई भी स्टेट या सिटी से बिलोंग करता है, काफी इसके बारे अवेयरनेस रखे और मेहनत इस हिसाब से करे। ठीक है, जब टीचिंग में आ ही गए तो उसका बेस्ट रिजल्ट लाके दे। और एक अच्छा टीचर जिसको प्यार है अपने सब्जेक्ट से, या मैं बोलूंगी जिसको अच्छा लगता है पढ़ना और पढ़ाना, डेफिनेटली वो आगे जाके अच्छे बच्चे ही प्रोड्यूस करने वाला है। ठीक है, तो मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट। और रही बात हमारे एग्जामिनेशन की, तो जैसे कि आपको पता है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट है, इनफैक्ट 10th में, और आज हमारे पास 9th में है, तो फॉर्म की लास्ट डेट है। तो वेस्ट नहीं कीजिए अपना टाइम और तुरंत आप जाके आज फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, कल के लिए वेट मत किए कि एक्सटेंशन करेगा, आप वेकेशन पर कहीं पर भी है, बट अगर आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना है, प्लीज अपेयर, प्लीज फिल द फॉर्म, एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। मैं मिलती हूँ फिर आपको अगले सेशन में।